हेलो गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ने वाली हेल्पिंग वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं? अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ लगाए, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाए और कैसे लगाए। तो गाइस, इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब में आती है हमारी मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब क्या होती है, कैसी होती है, कहाँ लगती है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। और अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मॉडल वर्ब किस टाइप से यूज की जाती है। तो चलिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को देखना है। हेल्पिंग वर्ब्स हमारी दो प्रकार की होती है ना। सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है? हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, जिसे कहा जाता है अतिरिक्त, जिसे कहा जाता है प्राथमिक है ना, प्राथमिक सहायक क्रिया है ना, जिसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक सहायक क्रिया। और दूसरी होती है हमारी, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अतिरिक्त सहायक क्रिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, जिसे प्राथमिक सहायक क्रिया कहा जाता है, और एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, जैसे स्कूल होता है प्राथमिक होता है, मिडिल होता है, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, वैसे प्राथमिक सहायक क्रिया होती है। कुछ जो प्राथमिक आपने देखा होगा कि जिसे मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बताया जाता है, तो ये हमारी प्राथमिक सहायक क्रिया होती है। अब प्राथमिक सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है, चलिए जान लेते हैं प्राथमिक सहायक क्रिया। तो सबसे पहले बात बताता हूं मैं कि जो प्राथमिक सहायक क्रिया कितनी होती है। जो हमारी प्राथमिक सहायक क्रिया होती है हमारी 11 ना। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कितनी होती है? 11। अब 11 में कौन कौन सी आती है? सबसे पहले आ जाता है हमारा बी फॉर्म। अब गाइस, बी फॉर्म क्या होता है? तो आपने सुना होगा बी फॉर्म है ना। बी पिताजी होते हैं, इसके कितने बेटे होते हैं? 5। जैसे इज, एम, आर प्रेजेंट के होते हैं और वाज वर पास्ट के होते हैं। तो बी फॉर्म क्या होता है? बी फॉर्म इज, एम, आर, वाज और वर्ब। गाइस, ये प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट के हो गए इज, एम, आर, और वाज वर पास्ट के हो गए, तो इसे बी फॉर्म कहा जाता है। तो 1 2 3 4 5। उसके बाद आता है हमारा सिंपल से। इसके बाद आती है हमारे पास हिडन वर्ब। कौन सी वर्ब आती है? हिडन वर्ब। अब गाइस, हिडन वर्ब क्या होती है? हिडन वर्ब होती है जो हमारी छिपी हुई क्रिया होती है ना, छिपी हुई रहती है किसी भी, जो जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब का सेकंड फॉर्म में, वर्ब में एस, एस, आई, एस है, तो ऐसे वर्ब्स में वो छुपी हुई रहती है, तो उन्हें हिडन वर्ब कहा जाता है। कौन कौन सी होती है वो? एक डू, ऑब्लिक डज और डिड। ठीक है, डू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में से निकलता है, वर्ब में एस, एस, आई, एस होता है, डज निकलता है, और वर्ब के सेकंड फॉर्म में से डिड। और लास्ट में हमारी जो बचती है हेल्पिंग वर्ब, वो सिंपल सी साधारण वर्ब बचती है, जैसे हैव, हैज, जो हम परफेक्ट के लिए यूज करते हैं, और हैड। गाइस, काउंट करेंगे तो 11 वर्ब्स मिलेगी हमें। इज, एम, आर, वाज, वर्ब। 5 डू, डज, डिड है ना, ये 3 हो गए। 5 3 प्लस है ना 8 और है ना 9 10 और 11। गाइस, ये वर्ब्स जो होती है इन्हें क्या कहा जाता है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स। और ये साधारण वर्ब के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए लगती है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो गाइस, जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वो कौन कौन सी होती है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब बहुत सारी होती है, जो आज वही हम सीखने जा रहे हैं। जैसे है ना, एग्जांपल जैसे होती है कैन है ना, कुड। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, विल, शैल है ना, वुड, शुड है ना, यूज्ड टू, ought to, ठीक है।
उसके बाद तो कितनी वर्ब, कुछ वर्ब होती है जैसे डेयर होती है, बहुत सारी वर्ब ऐसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती है, डेयर होती है ना, नीड वर्ब होती है। तो ऐसी वर्ब्स बहुत सारी वर्ब्स होती है जो अतिरिक्त सहायक क्रिया होती है, जिनको किसी दूसरी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं लगती है। ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है क्योंकि इनका नाम ही क्या है, अतिरिक्त सहायक क्रिया। चलेगा, जान लेते हैं तो मॉडल वर्ब क्या है। मॉडल वर्ब देखो गाइस, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब्स दो टाइप की होती है, मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब एक स्ट्रॉन्ग हेल्पिंग वर्ब होती है। ये अपने आप में स्वयं एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसको कोई नहीं हटा सकता, है ना। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता लगती है। तो जैसे मॉडल वर्ब आती है ना, तो जैसे ही मॉडल वर्ब आती है, आप किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आपको उस मॉडल वर्ब के बाद आप नॉट लगा सकते हो। आपको उसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप उस हेल्पिंग वर्ब को, ये मॉडल वर्ब है, उस मॉडल वर्ब को आप बिफोर द सेंटेंस लिख सकते हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो मॉडल वर्ब में यदि सेंटेंस में मॉडल वर्ब है और आपको इंट्रोनेगेटिव या नेगेटिव बनाना है तो आपको किसी हेल्पिंग वर्ब को सर्च करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो चलिए सबसे पहले जो फर्स्ट मॉडल वर्ब से हमारी कैन। कैन एक मॉडल वर्ब है, सकता, सकती, सकते, है ना। जिसे मैं ये काम कर सकता हूँ, है ना। मैं रेस जीत सकता हूँ, है ना। मैं जंप कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। तो जहां पर सकता, सकती, सकते आते हैं तो हिंदी में, तो ऐसे सेंटेंस जो हिंदी सेंटेंस, तो उसमें कैन वर्ब्स का यूज होता है। कैन जो है, अब इसके कुछ अपन पॉइंट देख लेते हैं, इसके रूल क्या होते हैं। देखिए, एबिलिटी ऑफ नाउन, एबिलिटी ऑफ नाउन, एबिलिटी ऑफ नाउन, नाउन की योग्यता, नाउन की विशेषता, नाउन की योग्यता को बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। अब नाउन की योग्यता क्या हो गई कि जैसे कोई सी नाउन है, जैसे कि मैं हूं, तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, है ना, मैं जंप कर सकता हूं। तो देखिए यहाँ पे तो एबिलिटी ऑफ नाउन, अब एबिलिटी ऑफ नाउन की बात हो रही है तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि आई कैन, है ना, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मेरी क्या है, ये एबिलिटी है, मेरी ये योग्यता है। तो एबिलिटी को बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। गाइस सेंटेंस में आप देखना, जब आपके पास सेंटेंस आएंगे, ऑप्शन आएंगे, तो उस सेंटेंस में, तो सेंटेंस से पता लग जाएगा यदि वो एबिलिटी बता रहा है तो एबिलिटी के साथ हम कैन का यूज करेंगे उस सेंटेंस में। ठीक है, अब जब कैन मॉडल वर्ब का यूज हो जाता है, कोई सी भी मॉडल वर्ब का यदि सेंटेंस में यूज हो गया तो फिर सेंटेंस में CSIS नहीं आएगा। और ध्यान रखिए, हमेशा मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है ना। पते की बात बता रहा हूं कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। कंडीशन रहती है जब थर्ड फॉर्म आता है पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं अपन उसका दूसरा रूल कि गिविंग परमिशन। अब गिविंग परमिशन मतलब हम किसी व्यक्ति से परमिशन लेते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बोला मैं आई कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ, लेकिन ये मैंने परमिशन ली है, लेकिन मुझे परमिशन देना है, तो मैं किसी को दूसरे को परमिशन दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, है ना, कैन यू गो नाउ, है ना, मतलब यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, यू कैन राइट नाउ, तुम लिख सकते हो। तो मतलब मैंने ये क्या परमिशन दी, तो परमिशन देने के लिए, है ना, परमिशन यदि किसी व्यक्ति को परमिशन अपन दे रहे हैं तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, कैन का। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर, यू कैन राइट नाउ, कि अब तुम लिख सकते हो, तो ये मैंने क्या, तुम परमिशन दे दी। यू कैन स्पीक नाउ, अब तुम बोल सकते हो। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, या यू कैन गो, है ना, तुम जा सकते हो। तो मतलब उसने क्या बोला कि गिविंग परमिशन, यदि किसी सेंटेंस में परमिशन की बात की जा रही है तो हम यहाँ पर कैन का यूज करेंगे। नेक्स्ट अगला रूल देख लेते हैं, है ना। थर्ड वाला जो रूल है हमारा हैव द राइट टू। अब हैव द राइट टू अधिकार को व्यक्त करने के लिए, अधिकार को जताने के लिए, से मेरा अधिकार है ना, कोई सी भी चीज पर अधिकार है, मेरे माता पिता का मुझ पर अधिकार है, मेरा उनके ऊपर अधिकार है, मेरी जो प्रॉपर्टी है ना, या फिर मतलब कोई सी भी चीज जो अपनी है और अपन अधिकार जताते हैं। तो अधिकार के लिए जैसे कि मौलिक अधिकार की बात करते हैं अपन बहुत सारे, तो मौलिक अधिकार में हैव द राइट टू। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर, मैं एक एग्जाम्पल लिखा मैंने कि आई कैन गिव माई वोट, है ना, बाय माई विश। आई कैन गिव मतलब मैं मेरा वोट, है ना, मैं मेरा मतदान कर सकता हूँ बाय माई विश, मेरी इच्छा के अनुसार, जो मतलब वो मेरा अधिकार है। तो अधिकार को व्यक्त करने के लिए, है ना, राइट को, है ना, राइट को, अधिकार को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है, हैव द राइट टू, है ना। तो गाइस ये थर्ड रूल, ये तीन रूल, है ना, ये थर्ड रूल है, और इसके बाद ये तीनों रूल
आप पढ़कर आप किसी भी जो कंपटीशन एग्जाम्स है ना, या फिर जनरली बोर्ड एग्जाम है हमारी, तो उसमें हम एन का यूज आसानी से कर सकते हैं। गाइस सेकेंड यूज है हमारा मॉडल वर्ब है, जो सेकेंड मॉडल वर्ब कुड। गाइस कुड का मीन क्या होता है? कुड का हिंदी होता है सकता, सकती, सकते, या सकता था, सकती थी, सकते थे। प्रेजेंट में होता है कैन, कैन का पास्ट होता है कुड, लेकिन कैन का प्रयोग प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। कैन में सकता है, सकती ही, सकते हैं, सकते थे, लेकिन इसमें क्या होगा? सकता, सकती, सकते के साथ क्या लग जाता है? था, थी, थे। गाइस सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कुड है क्या। देखो कुड है जो प्रेजेंट का पास्ट फॉर्म है, जो आप नरेशन में यदि कोई सेंटेंस आता है और नरेशन चेंज करना रहता है तो नरेशन में कैन का कुड किया जाता है ना। इसी तरीके से देख लेते हैं पास्ट एबिलिटी। फर्स्ट रूल हमारा क्या है? पास्ट एबिलिटी, मतलब पास्ट की योग्यता को बताने के लिए। अब पास्ट की एबिलिटी क्या बताएगा? पास्ट की एबिलिटी मतलब जो पहले आप काम करते थे, है ना, भूतकाल में आपके पास जो एबिलिटी थी, जो आपके पास योग्यता थी वो। तो एग्जांपल देखेंगे कि आई कुड रन फास्ट। आई कुड रन फास्ट मतलब आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता था, है ना, मतलब मैं तेज दौड़ सकता था। कब? व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, जब मैं युवा था, जब मैं युवा अवस्था में था तब मैं तेज दौड़ सकता था। ये उसकी एबिलिटी बता रहा है। एबिलिटी योग्यता, क्या योग्यता बताई उसकी? कि जब वो जवान था तब वो तेज दौड़ सकता था। ठीक है, तो ये पास्ट की एबिलिटी बताया। अब पास्ट की एबिलिटी एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि आई कुड स्पीक इंग्लिश, है ना, आई कुड स्पीक इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश बोल सकता था। कि व्हेन आई गो टू A1 कोचिंग, जब मैं A1 कोचिंग में जाता था, या है ना, व्हेन आई वाज गोइंग टू A1 कोचिंग, या व्हेन आई वाज, या व्हेन आई वेंट टू A1 कोचिंग, जब मैं A1 कोचिंग में जाता था, है ना, मतलब जब मैं कोचिंग सेंटर जाता था तब मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल सकता था। तो ये उसकी क्या हो गई? एबिलिटी हो गई। तो आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला जो एग्जांपल रूल है इसका, पास्ट एबिलिटी, सॉरी पास्ट पॉसिबिलिटी। अब पास्ट पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये मेरे यहां पे लिखा हुआ है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, है ना, अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी क्या है? तो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, मतलब कब की पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी बताएगा, लेकिन वो अनसर्टेनिटी वो अनिश्चितता वाली है। तो अनिश्चितता वाली का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इफ आई हैड सफिशिएंट मनी, इफ आई हैड सफिशिएंट मनी, यदि मेरे पास पर्याप्त पैसे होते तो आई कुड बाय अमेरिका, मतलब मैं अमेरिका को खरीद सकता था। क्या बोला उसने? कि इफ आई हैड सफिशिएंट मनी, यदि मेरे पास पर्याप्त पैसे होते तो आई कुड बाय अमेरिका, मैं अमेरिका को खरीद सकता था। ठीक है, ये क्या हो गया? पास्ट की जो पॉसिबिलिटी है उसकी, पास्ट की पॉसिबिलिटी, लेकिन पॉसिबिलिटी भी कैसी होनी चाहिए? अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता वाली, कि मैं ये कर सकता था। जैसे मैंने अदर एग्जांपल लेता हूं मैं, कि इफ आई हैड सफिशिएंट मनी, यदि मेरे पास पर्याप्त पैसे होते तो आई कुड, है ना, प्ले विथ विराट कोहली, कि मतलब मैं विराट कोहली के साथ गेम खेल सकता था। तो मतलब ये क्या हो गई? उसकी योग्यता, लेकिन वो अनिश्चितता काल की है। नेक्स्ट थर्ड रूल है टू आस्क पोलाइट क्वेश्चन। अब टू आस्क पोलाइट क्वेश्चन या टू आस्क पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन करने के लिए, जैसे कि हमें ऑब्लिक में लिख सकता हूं, है ना, क्वेश्चन भी कर सकते हैं अपन यहाँ पे, है ना, टू आस्क पोलाइट क्वेश्चन या रिक्वेस्ट। तो जैसे कि मैंने बोला कि कुड आई प्ले क्रिकेट, है ना, कुड आई प्ले क्रिकेट विथ यू, कुड आई प्ले क्रिकेट विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेल सकता हूं, है ना, मतलब उसने क्या बोला? उसने रिक्वेस्ट करी। क्या रिक्वेस्ट करी है? कुड आई प्ले क्रिकेट विथ यू, या कुड आई टेक टू टी विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ चाय पी सकता हूं। तो मतलब ये पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई, या पोलाइट क्वेश्चन करते हैं तो भी हम किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने तीन रूलों को देखा। फर्स्ट रूल था पास्ट एबिलिटी, दूसरा था पास्ट पॉसिबिलिटी लेकिन अनसर्टेनिटी थी, है ना, टू आस्क पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन सेंटेंस हमने उसका देखा है ना। तो इस तरीके से हम
मॉडल वर्ब जो सेकंड फॉर्म है अपना यहाँ पे कैन कुड को आसानी से कर सकते हैं। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए।